बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने इकोनॉमिक्स को फोकस किया हुआ है। हम इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझने और समझाने की कोशिश इस लिहाज से कर रहे हैं कि एक आम आदमी इसको समझ सके, और दूसरा ये कि जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है वो आम आदमी की इकोनॉमिक्स को समझ सके, उसके मसाइल और उसके वसाइल को समझ सके, और मुल्की वसाइल और मसाइल क्या हैं उनको समझ सके। तो आज के इस लेक्चर में जाहिर है कि ये जो लेक्चर सीरीज है ये ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है या इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, लेकिन वो पाकिस्तान के या दुनिया के या मुआशी मसाइल को आम तौर पे समझना चाहते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स की अहमियत है क्या। तो हमारे आज का जो लेक्चर का जो मेजर फोकस है वो यही है कि व्हाई देयर इज नीड टू लर्न द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखें इसको इन शॉर्ट, तो इसको मैं ये कहूँगा कि अगर आप इकोनॉमिक्स को समझते हैं और इकोनॉमिक इश्यूज को समझते हैं, अपने वसाइल को समझते हैं, अपने मसाइल को समझते हैं, तो आप अपने मसाइल का हल भी निकाल सकते हैं। किसी ने सही कहा है कि जब तक आप मसले की नोइयत, उसकी सीरियसनेस, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट को आप नहीं समझ सकते, आप उसका बेहतर सलूशन या हल नहीं दे सकते। तो लिहाजा आगे बढ़ते हैं। तो अगेन, व्हाई देयर इज नीड टू लर्न द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज के इस लेक्चर में एक हमारे इसके दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में मैं बताऊंगा कि आखिर इकोनॉमिक्स में मेन इश्यूज होते क्या हैं। हमारा मेजर फोकस होगा मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरली एड्रेसेस द फॉलोइंग इश्यूज। जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी एक मुल्क के लेवल पे या एक एग्रीगेट लेवल के ऊपर, एक ग्लोबल लेवल के ऊपर जो मुआशियात है, उसको, मईशत है या मुआशियात है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें मेजर इश्यूज हैं क्या और आखिर इकोनॉमिक्स को पढ़ने और समझने की ज़रूरत क्या है। वैसे तो जो लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं या कहीं भी इंटरव्यू या टेस्ट देते हैं, चाहे वो उनकी इकोनॉमिक्स की डिग्री हो या इकोनॉमिक्स की डिग्री ना हो, तो उनको फेस करना पड़ता है। तकरीबन अगर 10 एसेज में से उन्होंने एक या दो लिखने हैं, तो तकरीबन को 30-40% उनमें से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक इकोनॉमिक इशू से होता है। तो लिहाजा एक आम आदमी के लिए जब मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स समझना ज़रूरी है, तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आप कहीं रोजगार के लिए इंटरव्यू देंगे, तो कोई ना कोई आपसे 3, 4, 5 सवाल इंटरव्यू के दौरान पूछे जाएंगे, और अगर आपने रिटन टेस्ट देना है तो उसमें भी आपको एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो होगा वो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में लिखना होगा। तो इसलिए इसकी समझ होना जरूरी है। तो आइए अपने हम डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। आप देखें, हम हर कोई समझना चाहता है कि आखिर बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में, और उनमें से कुछ बहुत गरीब हैं और कुछ बहुत अमीर हो गए हैं। अब आखिर इसकी क्या वजूहात हैं, इसके लिए इकोनॉमिक्स की समझ होना ज़रूरी है। फिर ये कि कौन सी पॉलिसीज़ हम अडॉप्ट कर सकते हैं, या क्या तरीके, ये क्या पॉलिसी मेजर्स हम ले सकते हैं हुकूमती सतह पर, सोसाइटी की सतह पर, कि जिससे गुर्बत में कमी लाई जा सके। गुर्बत से रिलेटेड मेरी तफसीलन 2 वीडियोस मौजूद हैं इस चैनल के ऊपर, जिसका लिंक ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये लिंक मौजूद होगा। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हों गुर्बत के बारे में, और ख़ास तौर पे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में गुर्बत का तस्वुर क्या है और यूनाइटेड नेशन ने इसको किस तरह से डिफाइन किया है, और जो मेंबर ममालिक हैं यूएन के और वर्ल्ड बैंक के, उनको क्या टारगेट दिए गए, मुख्तलिफ डेफिनीशंस को सामने रख के, गुर्बत की मुख्तलिफ डेफिनीशंस को सामने रख के क्या टारगेट दिए गए ताकि वो गुर्बत में कमी ला सकें, और पाकिस्तान का इसमें क्या तजर्बा अभी तक रहा है गुर्बत में कमी लाने के लिए, या गरीब आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने क्या स्टेप लिए हैं।
تو ان کے بارے میں 2 मेरी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उस चैनल के ऊपर देख सकते हैं, इसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाई डज द कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज, एक आम आदमी की आखिर जो रहने की जो कॉस्ट है वो क्यों बढ़ जाती है, क्यों बैठे बिठाए उसका खर्चा बढ़ जाता है और आमदनी वही रहती है, या आमदनी भी बढ़ जाती है लेकिन उसका जो वेलफेयर लेवल है वो कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर वो कोई 20,000 में पहले गुजारा कर रहा था एक महीने में, तो अब उसको 20,000 में उसका गुजारा नहीं हो पा रहा। अब उसको 30,000, 40,000 या इससे भी ज्यादा रकम की जरूरत है, ज्यादा मॉनेटरी वसाइल की जरूरत है, ताकि वो अपनी एक अच्छी जिंदगी या एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। तो इसलिए इन चीजों को समझने के लिए जाहिर है कि इकोनॉमिक्स को समझना जरूरी है। इसी तरह जब हम आते हैं कि व्हाई आर मिलियंस ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, आखिर दुनिया में ये क्या होता है कि एकदम बेरोजगारी बढ़ जाती है, जैसा कि आजकल कोविड के बाद जो सूरत हाल है उसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और पूरी दुनिया में इस वक्त इकोनॉमी जो है वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर ये क्यों होता है कि बाज़ औक़ात हमारी जो मईशत है वो इतनी बढ़ जाती है, हमारी आमदनी के वसाइल इतने बढ़ जाते हैं कि हर तरफ तरक्की का पहिया हमें चलता हुआ नज़र आता है। तरक्याती काम होते हुए नज़र आते हैं और फिर अचानक क्या होता है कि ये तरक्की रिवर्स हो जाती है। इसमें जो मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें और इसको रियल डाटा लेकर के हम इसको एनालाइज करें, इसका तज्जिया करें, ताकि आपको समझने में आसानी है और आप फिर उसका एक क्रिटिकल या तनकीदी जायजा लेते हुए एक अच्छा ऐसे लिख सकें और अच्छे तरीके से आप कहीं भी कोई इंटरव्यू देना है तो आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे सकें। इसी तरह हम रियल डाटा इसलिए भी यूज करेंगे क्योंकि फर्जी बातें जो हैं अगर हम किताब से भी पढ़ते हैं तो वो मफरूज़ों पर मबनी होती हैं, उसका कंसेप्ट तो समझ आ जाता है, लेकिन रियल लाइफ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। रियल लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो थ्योरेटिकल लाइफ से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो एक हम यूटोपिया में रह रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं जब सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं, या मैक्सिमम हमें जो नॉलेज मिल रहा होता है जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो क्योंकि हम फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ रहे होते हैं, ज़्यादातर ब्रिटिश और अमेरिकन, तो उन बुक्स में ज़ाहिर है कि मिसालें भी उन्हीं मुल्कों की होती हैं और उन वहाँ पे जितना डिसिप्लिन और जितना तरक्की याफ्ता वो मुआशरा बन चुका है, तो उनमें बहुत सारे इश्यूज ऐसे जो हमारे मुल्कों के इश्यूज हैं वो उनसे रिलेट नहीं करते, उनसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह रिसेशन क्या होते हैं, रिसेशन यानी क्यों इकोनॉमीज जो है वो स्लो डाउन होती हैं, क्यों मईशत का पहिया स्लो हो जाता है, लोगों का रोजगार बंद होना शुरू हो जाता है और वसाइल कम हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ने लगती है। तो आखिर उसकी वजूहात क्या हैं? इसी तरह आगे चलते हैं कि क्या गवर्नमेंट जो है इस सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है? क्या इस सूरत हाल को काबू किया जा सकता है हुकूमत की सतह पर या नहीं? यानी जब अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बढ़ने लगती है तो क्या हुकूमत कुछ कर सकती है इसको रोकने के लिए या इसको रिवर्स करने के लिए? और क्या हुकूमत की ये जिम्मेदारी में भी आता है, क्या हुकूमत को करना भी चाहिए या नहीं? छोटे इसी तरह बजट के बारे में हम सुनते हैं, बहुत बातें सुनते हैं, खास तौर पे आ, हर साल जून के महीने से पहले ये बातें शुरू हो जाती हैं और ख़ास तौर पे जो हमारा तनख्वाहदार तबका है, उसकी नज़र होती है कि उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, बढ़ेगी भी सही या नहीं। इसी तरह जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है या बिज़नेस कम्युनिटी है, वो ये सोच रहे होते हैं कि उनके ऊपर मज़ीद टैक्सेस कितने लगेंगे या गवर्नमेंट कितनी उनको सहूलतें मुयस्सर करेगी ताकि उनका बिज़नेस ग्रो कर सके। इसी तरह जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका भी हमारे साथ, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स इस सेंस में हैं, अगर हमारी तिजारत के ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, दोनों सूरतों में, तो उनका कंसर्न होता है कि हम क्या पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे हमारी उनके साथ तिजारत
बढ़ेगी, कम होगी, टैक्स लगेंगे, नहीं लगेंगे। इसी तरह एक आम आदमी जो कि अ, छोटा कारोबार कर रहा है, तो वो ये देख रहा होता है कि क्या उसके ऊपर तो नहीं मज़ीद टैक्स लग जाएँगे? क्या वो जो चीज़ बना रहा है, उसकी जो चीज़ें बनाने में जो मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो ये सारा कुछ बजट में होता है। लेकिन यहाँ पे जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट बजट डेफ़िसिट, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के वो तमाम वसाइल जिससे हुकूमत अपने अखराजात पूरे करती है, यानी वसाइल, इनकम या रेवेन्यूज, और फिर उन वसाइल को जहाँ पे खर्च किया जाएगा या गवर्नमेंट जो प्लान करती है, हुकूमत जो प्लानिंग करती है कि एक साल के दौरान इन वसाइल को खर्च कैसे किया जाएगा, कहाँ कहाँ, क्या तरक्की के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, या वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इसी तरह और बेशुमार अखराजात। तो जब गवर्नमेंट के अखराजात उसकी आमदन से या रेवेन्यू से बढ़ जाते हैं, तो इसको बजट डेफिसिट कहा जाता है। तो ज़ाहिर है कि एक आम घराने में भी जब आमदन कम हो, खर्चा ज़्यादा हो, तो उसको भी हम एक उस घराने का डेफिसिट या खसारे का बजट कहते हैं। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि फिर कर्ज़े लेने पड़ते हैं, रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है। हुकूमत के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, मुल्क के लेवल पे ये उधार इंटरनली भी होता है, यानी हुकूमत लोगों से कर्जा लेती है, बैंकों के थ्रू कर्जा लेती है, बॉन्ड इशू करती है। ये सारी चीजें ये क्या हैं, ये हम इसमें इन चीजों को समझने के लिए इकोनॉमिक्स की साइंस को समझना जरूरी है। फिर आगे चल के कि व्हाई डज पाकिस्तान हैव सच अ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट की बड़ी बातें हम सुन रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। आखिर इसकी साइंस है क्या? ये ट्रेड डेफिसिट कहते किसे हैं? यानी तिजारती खसारा जिसे हम कहते हैं। तिजारती खसारा सिंपल वर्ड्स में तो ये है कि आसान लफ्जों में कि हमारे जो इंडस्ट्री है या हमारे लोग हैं जो पाकिस्तान में चीजें बनाते हैं, अशिया, गुड्स, सर्विसेज, वो बाहर कितनी बेच रहे हैं, यानी फॉरेनर्स हमारी अशिया कितनी ले रहे हैं, और हम फॉरेन कंट्री से कितनी चीजें मंगवा रहे हैं। तो इनका जो एक बैलेंस बनता है, अगर हम ज्यादा मंगवा रहे हैं, हमारा खर्चा बाहर की प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा है, तो इसको ट्रेड डेफिसिट कहा जाएगा। फिर एक और बड़ा सेंसिटिव पॉइंट कि आखिर ये जो सारी चीजें, बेरोजगारी की बातें हो रही हैं, अखराजात की बातें हो रही हैं, गुर्बत की बातें हो रही हैं, आखिर इसकी अहमियत है क्या? देखें, एक्सक्यूज मी, देखें, अगर आपको समझाने के लिए एक मैंने एक एडवांस कंट्री का कुछ फिगर्स उठाई हैं कि अगर बेरोजगारी 1% पॉइंट बढ़ जाती है तो उसके क्या असरात होते हैं। तो एक रिलेशनशिप जो हमारे सामने आया है, जो डाटा को हमने ऑब्जर्व किया है, कि तकरीबन कोई 1000 खुदकुशियां बढ़ जाती हैं इससे, बाकी अवामिल के अलावा, बाकी जो फिगर्स हैं उसके अलावा 1000 सुसाइड पर एनम इजाफा हो जाता है अगर पर एनम 1% अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बढ़ती है। इसी तरह तकरीबन कोई 700 के करीब कत्ल वारत बढ़ जाती हैं। मोर देन 4000 पीपल एडमिटेड टू द स्टेट मेंटल इंस्टीट्यूशन, जो हमें फिगर्स सामने आई हैं कि तकरीबन कोई जब 1% बेरोजगारी बढ़ती है तो उस दौरान उस साल में तकरीबन कोई 4000 के करीब मेंटल इंस्टीट्यूशंस में जो लोग दाखिल हुए हैं वो बेरो उसका उसकी वजह बेरोजगारी बताई जाती है। इसी तरह जो लोग 4000 के करीब लोग बेरोजगारी की वजह से कुछ ऐसी हरकत उन्होंने की कि वो कैद में चले गए। 40,000 लोगों की डेथ हुई मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। मिसाल के तौर पर उन्होंने कोई चोरी, डाके, लड़ाई, मार कुटाई, कत्लो गारत, इस किस्म की 40,000 डेथ तकरीबन देखने में आई हैं कि अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस, होमलेसनेस, टेररिज्म और बेशुमार चीज़ें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो सवालात हैं जो हमारे ज़हनों में पैदा होते हैं अक्सर,
तो इनका जवाब जानने के लिए हमें इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है और ख़ास तौर पे मैक्रो इकोनॉमी को समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो इंशाअल्लाह मेरे अगले लेक्चर में आपके साथ मैं रियल डेटा पाकिस्तान के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, और ये जो इश्यूज, ये जो क्वेश्चंस हमने रेज किए हैं, तो हमारा डाटा या हमारी जो इंफॉर्मेशन, जो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के, वो क्या कहते हैं कि कौन सा दौर जो है वो बहुत अच्छा रहा, कौन सी चीज अच्छा इंडिकेटर है और कौन सी चीज जो है, कौन सा इंडिकेटर जो है वो अच्छा इंडिकेटर नहीं होता। तो ये सारी डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अ, अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिए, उसमें मैं आपके साथ रियल डाटा पाकिस्तान का आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो इश्यूज मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चन रेज किए हैं, तो क्या पाकिस्तान का जो एक्चुअल इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, वो हमें क्या बताते हैं कि क्या पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, अमीर है? अगर गरीब है तो क्या हम अपने हालात को बेहतर करने जा रहे हैं या नहीं? तो ये चीज़ें, इसको देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।